आप सभी का स्वागत है एनएसी में एक बार फिर नए वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन। हम सीखेंगे ना कि रटेंगे, हम समझेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमें अक्सर रटा दिया जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन रट लो, लेकिन कोई समझाता नहीं कि किस तरह से ये होता है। प्रकाश का अपवर्तन है क्या? अपवर्तन का मतलब क्या होता है? अगर हमें मतलब पता चल जाए, अगर उसके बारे में हम समझ जाए, तो हमको डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहले डेफिनेशन पे आते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। होता है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि जाती है, तो वह अपने पंथ से या रास्ता कहें से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। तो इस प्रकार प्रकाश के मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। और दूसरा नियम, किन्हीं 2 माध्यमों के बीच प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। चित्र में हम साफ साफ देख रहे हैं, हमें 2 माध्यम दिया हुआ है, एक विरल माध्यम, दूसरा है सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है? जिसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, और सघन माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है विरल माध्यम की अपेक्षा। तो जब हम विरल माध्यम में एक आपतित किरण को डालते हैं, तो वो बिना विचलित हुए, यानी बिना मुड़े, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। लेकिन जैसे ही आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपना रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, यानी कि भटक जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो प्रकाश के इस तरह मुड़ने की घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी माँ ने आपको 20 रुपये दिए और कही कि जाओ दुकान से ये चीज़ लेके आओ। आप दुकान जा रहे हैं। आप दुकान जा ही रहे होते हैं कि आप रास्ते में देखते हैं कि आपके 2 दोस्त किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं। तो आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि चलो ना जाके देखते हैं कि वो लोग किसके बारे में कह रहे हैं। तो आप दुकान के रास्ते ना जाकर अपने दोस्त लोग की ओर जाते हैं जानने के लिए। तो ठीक इसी तरह से प्रकाश की किरणों की दशा होती है कि वह अपने पंथ में, यानी अपने रास्ते में जा ही रही होती है कि वह विरल से जैसे ही सघन में प्रवेश करती है, तो अपने रास्ते से हटकर अपने दोस्त अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और इसी घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको प्रकाश के अपवर्तन को समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लेंस की ओर। लेंस किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा क्या है? तो 2 निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस वह लेंस जिसकी किनारे वाला भाग पतला और बीच वाला भाग मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल वह लेंस जिसके किनारे वाला भाग मोटा और बीच वाला भाग पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। मैंने चित्र के माध्यम से आपको साफ साफ समझाने की कोशिश की है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होता है। आप सामने देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के कितने प्रकार है, कितने भाग है? तो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस है, दोनों के 3 प्रकार है। अवतल लेंस पहला है उभयोत्तल, दूसरा है समतलोत्तल, तीसरा है अवतल उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के उभयवत्तल लेंस, समतलावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस। अब इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस को बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले उत्तल लेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 गोले लेंस को ठीक इसी तरह से रखेंगे जैसा कि हमें सामने दिखाया जा रहा है, और उसको बीच से काटने पर सही तरीके से
तो हमें एक उत्तल लेंस मिलेगा, और अवतल लेंस के लिए हमें दो गोले लेंस और एक समतल लेंस की ज़रूरत होगी, और ठीक चित्र के अनुसार हम उसे रख कर उसको काटेंगे तो हमें अवतल लेंस मिल जाएगा। तो हम समझ गए हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस बनता कैसे है। अब हम जानेंगे कि अवतल और उत्तल लेंस में अंतर क्या होता है। सबसे पहले उत्तल लेंस यह किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस किनारों में मोटा और बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस में समांतर किरणें एक बिंदु पर अभिसरित होती है, जबकि अवतल लेंस में समांतर किरणें एक बिंदु पर अभिसरित होती है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी वास्तविक होती है, जबकि अवतल लेंस में काल्पनिक होती है। यह वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इस तरह से हम जान चुके हैं कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर क्या होता है। तो अंतर को अगर हम समझ गए हैं तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसके साथ हम जान गए हैं कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस क्या है। अब हम जानेंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की जो किरणों होती है ना, उसको मुख्य फोकस पर अभिसरित करती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को अपने मुख्य फोकस से अपसरित करती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। डेफिनेशन हो गया क्लियर, हमें हो जाएगा याद। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हम सीखने जा रहे हैं कि उत्तल लेंस में अलग अलग जगह पर अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक उत्तल लेंस लेंगे, उस पर एक प्रधान अक्ष खींचेंगे। उसके बाद उत्तल लेंस में हम अनंत से अपसारी किरण को वो उत्तल लेंस पे फोकस करेंगे तो वह मुख्य फोकस पर मिलेगी, यानी कि एक दूसरे को मुख्य फोकस पर काटेगी। तो यानी कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से काफ़ी छोटा बनेगा। टिंगू मास्टर लाइक। तो हम देख रहे हैं कि जब कोई वस्तु अनंत से आ रहा है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। कितना सा? इत्तू सा बन रहा है, एकदम छोटा सा, जो अब हम चित्र में देख रहे हैं। तो हम समझ गए हैं कि जब वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा? इत्तू सा छोटा है। और क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है, उल्टा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और जब हम वस्तु को उत्तल लेंस में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब आप देख रहे हैं कि कहाँ बन रहा है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कैसा बन रहा है? तो वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा बन रहा है। मैंने एक तो छोटी ए इसलिए लिखी है और वो भी उल्टी लिखी है क्योंकि उल्टी क्या होती है? प्रतिबिंब, वो भी वास्तविक प्रतिबिंब। तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा ना। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। इसका शॉर्टकट ट्रिक सामने है, यानी कि जब वस्तु F1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा होगा? उल्टा होगा। और मैंने ए को उल्टा लिखा है यानी कि वो वास्तविक ही है, और ए के बगल में मैंने बराबर लिखा। बराबर का मतलब क्या है? वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर है। और इसका शॉर्टकट ट्रिक नीचे दिया हुआ है, वीडियो में अंत तक बने रहे। इस वीडियो में इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आगे और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक ज़रूर देखें। अब इसी के साथ हम तड़कते भड़कते अंदाज में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो क्या देखते हैं ना। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक है तो उल्टा भी होगा,
और उल्टा है और कैसा है तो वस्तु से बड़ा है। इसके बाद हम जानेंगे कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और किस तरह से बनता है। तो चित्र में हम देखते हैं। तो जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसे बनता है तो वीडियो में देख रहे हैं आप कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर किस तरह से बन रहा है। हमें दिख ही नहीं रहा है क्योंकि वो प्रतिबिंब इतना बड़ा है कि उसको हम देख ही नहीं, देखने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए और हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे इतनी बड़ी जगह है नहीं। लेकिन हम ये जान सकते हैं कि प्रतिबिंब बन कैसा रहा है। तो प्रतिबिंब वस्तु से काफ़ी बड़ा बन रहा है, वस्तु से काफ़ी बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। अच्छा, वास्तविक है तो उल्टा जरूर होगा और इसका शॉर्टकट ट्रिक नीचे दिया हुआ है। इसके बाद हम जानेंगे कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। कैसा बनता है तो देखते हैं। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा बनता है, जिसका ट्रिक नीचे दिया हुआ है। इसके बाद हम अब जानेंगे कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो चलिए आते हैं। तो जब अवतल लेंस के सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है। तो वस्तु जब अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब अवतल लेंस में फोकस यानी लेंस के फोकस पर ही बनता है। प्रतिबिंब कैसा होता है तो प्रतिबिंब काफ़ी छोटा और सीधा होता है। और सीधा है इसका मतलब वो क्या है, आभासी है, यानी कि वो काल्पनिक ही है, जिसका शॉर्टकट ट्रिक सामने है। इसके बाद हम फिर से अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे और उसके सामने वस्तु को रखेंगे। तो जब अवतल लेंस के सामने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, प्रकाश केंद्र के बीच बनता है, यानी लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच बनता है। कैसा बनता है तो प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी है तो सीधा ही होगा और वस्तु से छोटा बनता है, और जिसका शॉर्टकट ट्रिक सामने है। अब आते हैं बम्पर ऑफर पे। बम्पर ऑफर क्या है, क्या यहाँ कोई सेल चल रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ बम्पर ऑफर ये है कि मैंने इसका हर एक शॉर्टकट ट्रिक को सारणी के रूप में बनाकर लिख दिया है। चलिए जो आपके सामने आने वाला है। तो ये रहा बम्पर ऑफर। हम देख रहे हैं उत्तल लेंस में अलग अलग स्थितियों पर रखने पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है और कहाँ पे बनता है। तो इधर मैंने विस्तार से लिखा और राइट साइड में मैंने उसका हर एक का शॉर्टकट लिखा है। जैसे कि अनंत पर तो F2 पर प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। सेकेंड नंबर अनंत और 2F2 के बीच, तो F2 और 2F2 के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा है, उल्टा है और वास्तविक है। F1 पर वास्तविक है और मैंने बराबर लिखा है, इसका मतलब प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर है। अगला क्या है, O और F1 के बीच, तो दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा, क्योंकि A मैंने सीधा लिखा है और सीधा तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। और वस्तु से बड़ा होगा, मैंने तीर का निशान ऊपर की ओर किया है। अब इसके ऊपर क्या है कि F1 पर तो अनंत पर, ये जो मैंने दिया है 5 नंबर, वो 1 नंबर का ठीक उल्टा है, आप देख सकते हैं। 1 नंबर में लिखा हुआ है अनंत पर तो F2 पर, ठीक उसी तरह से 5 नंबर में लिखा हुआ है F1 पर तो अनंत पर। ठीक इसी तरह से 6 नंबर 2 नंबर का ठीक उल्टा है। और इसी तरह से मैंने हर एक का शॉर्टकट ट्रिक आसान तरीका में आपका समय बचाने के लिए इस विधि को अपनाया है। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपका प्यारा दोस्त NSC इसी तरह के और भी ढेर सारे वीडियो लाता रहेगा। मुझे पता है आप अपने प्यारे दोस्त NSC के लिए इतना तो कर सकते हैं ना, तो कर दो ना। अच्छा चलो, आप कर देंगे, मैं जानता हूँ। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जानने वाले हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। आपेक्षिक अपवर्तनांक तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसके बाद क्या है, पार्श्विक विस्थापन बोलता है जब प्रकाश की किरण आयताकार सिल्ली से अपवर्तित होती है तो उसका पथ मूल पथ से विचलित हो जाता है, लेकिन निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। इस प्रकार अपवर्तित किरण और आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी को ही पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। चलिए ठीक है, डेफिनेशन तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद आ रहा है दिल थाम के बैठिए,
लेंस की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसे हम आवर्धन क्षमता भी कहते हैं। इसे हम m से सूचित करते हैं और सूत्र दिया हुआ है, बोल रहा है यदि वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो आवर्धन इज इक्वल टू h डैश बाई h। इससे वस्तु की ऊंचाई u और प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर v हो तो इसी का न्यू वर्जन यानी कि आवर्धन का एक और सूत्र होता है, आवर्धन इज इक्वल टू v बाई u। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना मेरे भाई, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इसी तरह का वीडियो मैं और लाऊंगा कब, जब आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्रिप्शन को बढ़ाओगे, अपने चैनल NSE को और ग्रो करवाओगे तब ना। इसी के साथ जुड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने जा रहे हैं लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो बोलते हैं कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की समांतर किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की सामर्थ्य की माप को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है। इसका मान लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यदि लेंस की फोकस दूरी f हो तो लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू 1/f होता है और इसके द्वारा हम लेंस की क्षमता को निकाल सकते हैं अगर आपके पास फोकस दूरी है तो। मैं इसका आपका प्यारा दोस्त NSE इसी चीज़ का कि लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं, इसी को और आसान तरीका में ज़रूर लाएगा। इसी के साथ आपका प्यारा दोस्त NSE आप लोगों से विदा लेता है। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, दमदार धड़ाके के साथ। लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना मेरे दोस्त। इसी के साथ अलविदा। एक मिनट, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। हाँ, क्योंकि आपका प्यारा दोस्त NSE ये कह रहा है। जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।